Hello everyone. We are reading the chapter number 4 of history for class 7th, the Mughal Empire. और हमने लास्ट पार्ट में कवर किया था कि मनसबदार कौन होते हैं, मनसब क्या होती हैं, जागीर्स क्या होती हैं और किस तरह से जो औरंगजेब है उसके टाइम में कहीं ना कहीं ये सिस्टम जो है इम्बैलेंस हुआ था, जबकि अकबर के टाइम पे में ये बहुत ज़्यादा बैलेंस तरीके से चल रहा था. तो हमने ये सब रीड किया था लास्ट पार्ट में. अब हम आए हैं टॉपिक पे ज़ब्त एंड ज़मींदार्स. तो लेट्स रीड. The main source of income available to Mughal rulers was tax on the produce of the peasantry. The most places peasants paid tax through the rural elites, that is the headmen or the local chieftains. तो जो मेन सोर्स ऑफ इनकम था मुग़ल अथॉरिटीज़ का, मुग़ल रूलर्स का, कहाँ से वो इतनी कमाई किया करते थे, तो वो था जो टैक्स वो लेते थे पीजेंट्री से, मीन्स किसानों से या उनकी फसलों से जितना भी टैक्स कलेक्ट करते थे वही उनकी इनकम का मेन सोर्स था. और किसको देते थे वो ये टैक्स? हेडमैन को, लोकल चीफ्टैन्स को. तो द मुगल यूज्ड वन टर्म ज़मींदार टू डिस्क्राइब ऑल द इंटरमीडिएट वेदर दे वर लोकल हेडमैन ऑफ विलेजेस और पावरफुल चीफ्टैन्स. तो जो मुगल्स थे वो जो टैक्स इकट्ठा करने वाले लोग थे उनको ज़मींदार कहा करते थे. तो वो ज़मींदार चाहे तो वो हेडमैन भी हो सकता है या फिर वो चीफ्टैन्स भी हो सकता है. क्योंकि वो टैक्स कलेक्ट किया करते थे इसीलिए उनको ज़मींदार बोला जाता था अकॉर्डिंग टू द मुगल्स. तो मुगल्स जो है ये टर्म यूज़ करते थे ज़मींदार. The Akbar's revenue minister Todarmal carried out a careful survey of crop yield, prices and areas cultivated for 10 years period. तो अकबर का जो रिवेन्यू मिनिस्टर था, जो फाइनेंशियल मिनिस्टर था, जो ये देखता था कि रिवेन्यू जो है वो ठीक तरह से कलेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, कोई ज़मींदार ज़्यादा रिवेन्यू को तो कलेक्ट नहीं कर रहा, तो इन सब चीज़ों को जो ध्यान रखता था उस मिनिस्टर का नाम था टोडरमल. तो टोडरमल तो जो था वो केयरफुल सर्वे करता था जितनी भी फसल हुई है उनका, उसके बाद जो है उनका टैक्स बनाता था कि इतना टैक्स जो है हमें 10 सालों में इस ज़मीन से लेना है. तो 1570 to 80 on the basis of the data tax was fixed on each crop in cash. तो 1570-80 की अगर बात करें तो टैक्स जो था वो फिक्स हो गया था हर एक क्रॉप पे. ईच प्रोविंस वाज डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू सर्कल्स विद इट्स ओन शेड्यूल ऑफ रेवेन्यू रेट्स फॉर इंडिविजुअल क्रॉप. तो फिक्स हो गई थी सारी चीज़ें कि कितनी क्रॉप पे कितना रिवेन्यू जाएगा, कितनी ज़मीन पे कितना रिवेन्यू देना पड़ेगा और क्या उगेगा और उसको कितना पे करना पड़ेगा मुग़ल अथॉरिटीज़ को. तो इट इज़ ऑलरेडी डिसाइडेड इन 1570 एंड 80. दिस रेवेन्यू सिस्टम वॉज नोन एज ज़ब्त. इस सिस्टम को कहा जाता था ज़ब्त. इट वॉज प्रेवलेंट इन दोज एरिया वेयर मुग़ल एडमिनिस्ट्रेटर्स could survey the land and keep very careful account. This was not possible in provinces such as Gujarat and Bengal. तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा जाता था इन टैक्स कलेक्शन का कि किस तरह से टैक्स कलेक्शन की जा रही है ज़मींदारों के द्वारा. बट अब जो दिल्ली के आसपास का एरिया था वहाँ पर ध्यान रखना पॉसिबल था, लेकिन जो एरिया बहुत दूर पड़ते थे जैसे कि गुजरात है या बंगाल है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं मुग़ल अथॉरिटीज़ के लिए ये मुश्किल खड़ी हो रही थी कि इतनी दूर से जो है एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाई जाए, इतनी दूर से किस तरह से ध्यान रखा जाए जब्त का और ज़मींदार का. तो इन सम एरियाज द ज़मींदार एक्सरसाइज अ ग्रेट डील ऑफ पावर. तो जो ज़मींदार थे, अब जो दूर दूर के एरिया थे वहाँ पर ज़मींदारों को बहुत ही ज़्यादा वो अपने आप को पावरफुल मानने लगे थे क्योंकि वो मुग़ल अथॉरिटीज़ से दूर थे. एंड द एक्सप्लॉयटेशन बाय द मुग़ल एडमिनिस्ट्रेटर कुड ड्राइव दैम टू रिबेलियन. और जब मुग़ल अथॉरिटीज़ ने उन पर जो है अपना अधिकार जमाने की कोशिश की तो क्या हुआ, उन्होंने रिबेल कर दिया, विद्रोह कर दिया. समटाइम्स ज़मींदार एंड पीजेंट्स ऑफ द सेम कास्ट एलाइड इन रिबेलिंग अंगेंस्ट द मुग़ल अथॉरिटी. और कई क्षेत्रों में ऐसे हुआ कि जो ज़मींदार थे और जो पीजेंट्स थे वो एक ही कास्ट के, एक ही कम्युनिटी के होने के कारण वो मुग़ल अथॉरिटी से भिड़ बैठते थे. These peasants revolt challenged the stability of the Mughal Empire from the end of the 17th century. तो ये जो पीजेंट्स थे या ये जो लोग थे ये कहीं ना कहीं मुग़ल अथॉरिटीज़ से अपने आप को आज़ाद कराना चाहते थे. इन्हें लगता था कि मुग़ल अथॉरिटीज़ जो है रिवेन्यू कलेक्ट करके उन पर जुर्म कर रही हैं. आगे है पैराग्राफ जिसमें अकबरनामा और आईने अकबरी के बारे में है, तो थोड़ा सा हम रीड करेंगे इसको भी.
अकबर ऑर्डर्ड वन ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड एंड कॉर्टियर अबुल फजल। तो ये नाम आपने याद रखना है, अबुल फजल। और इन्होंने क्या किया था? टू राइट द हिस्ट्री ऑफ हिज राइन। अबुल फजल रोड द 3 वॉल्यूम हिस्ट्री ऑफ अकबर्स राइन टाइटल अकबरनामा। तो अबुल फजल जो फ्रेंड भी कह सकते हैं अकबर के, जो उनकी कोर्टियर थे, दरबार में बैठते थे, और उन्होंने एक बुक लिखी थी, 3 वॉल्यूम की बुक थी, नाम था अकबरनामा। और बुक किसके ऊपर थी? नाम से ही जाहिर है कि बुक जो है वो अकबर की लाइफ के आसपास घूमती है, और अकबर ने जो भी किया अपने अपने शासनकाल में, वो सब जो है ये बुक रिफ्लेक्ट करती है। द फर्स्ट वॉल्यूम डेल्ट विद द अकबर्स एंसेस्टर्स एंड द सेकेंड वॉल्यूम रिकॉर्डेड द इवेंट्स ऑफ अकबर राइन। तो जो फर्स्ट बुक है इसकी, मैंने कहा 3 वॉल्यूम में बुक जो है वो पब्लिश हुई। फर्स्ट वॉल्यूम जो है वो डील करती है कि अकबर के एंसेस्टर्स कौन थे, कौन कौन उसके पूर्वज थे और उसके पूर्वजों ने क्या क्या किया। जो सेकंड वॉल्यूम है उसमें रिकॉर्ड होते हैं वो इवेंट्स जो कि अकबर के राइन्स के थे, यानी अकबर ने अपने शासनकाल में क्या क्या किया। द थर्ड वॉल्यूम इज़ द आईने अकबरी। जो थर्ड वॉल्यूम थी उसका नाम था आईने अकबरी। मतलब इन सभी को अकबरनामा बोलेंगे इकट्ठा, लेकिन जो थर्ड वॉल्यूम है उसका नाम था आईने अकबरी। और उसमें इट डील्स विद द अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन, हाउस होल्ड, आर्मी एंड रिवेन्यूज़। तो ये इन सब चीज़ों से डील करती है कि अकबर का प्रशासन कैसा था, उसका हाउस होल्ड कैसा था, आर्मी कैसी थी, रिवेन्यूज़ किस तरह से कलेक्ट किए जाते थे, एंड जोग्राफी ऑफ हिज एम्पायर, यानी उसकी एम्पायर जो है कहाँ से कहाँ तक फैली थी। द रिवेन्यूज़ एंड द जोग्राफी ऑफ हिज एम्पायर एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स रिच डिटेल्स अबाउट the tradition and cultures of the people living in India. The most interesting aspect about the Aine Akbari is its rich statistical details about things as diverse as crop yield, price, wages and revenues. तो उनकी जितनी भी डिटेल्स थी वो आईने अकबरी में दी हुई हैं। काफ़ी सारी चीज़ें, कितनी सारी डाइवर्सिटी थी अकबर के राइन में, ये सभी चीज़ें बताई गई हैं आईने अकबरी में। तो एक क्लोज़र लुक हम देखेंगे कि अकबर की पॉलिसीज़ कैसी थी, किस तरह की पॉलिसीज़ जो है अकबर अपने रूल में चलाता था। तो लेट्स रीड। द ब्रॉड फीचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर लेड डाउन बाय द अकबर वर एलेबोरेटली डिस्कस्ड बाय अबुल फजल इन हिज बुक। अब अकबर ने उस टाइम पे क्या क्या किया, ये बुक्स का जिक्र क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें इन्हीं बुक्स से पता चलता है कि अकबर ने अपने रीजन में, अपने जो टाइम पीरियड है उसमें क्या क्या किया और किस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन थी उस समय। तो वो आईने अकबरी का जिक्र किया है। एंड ये आईने अकबरी लिखी किसने थी? अबुल फजल ने। इन द पर्टिकुलर इन दिस लास्ट वॉल्यूम द आईने अकबरी। तो वो यही बता रहा है कि आईने अकबरी में हमें पता चलता है कि अकबर की एडमिनिस्ट्रेशन के फीचर्स क्या क्या थे। अबुल फजल एक्सप्लेन दैट द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेस कार्ड सूबाज गवर्नड बाय सूबेदार। तो उसने कहा कि जो उसकी प्रोविंसेस थी, जो एम्पायर थी, वो अलग अलग प्रोविंसेस में डिवाइडेड थी, अलग अलग एरियाज़ में डिवाइडेड थी, और उनको कहा जाता था सूबाज। और हर सूबे का एक गवर्नर होता था, उसका नाम था सूबेदार, उसको पोस्ट का नाम था सूबेदार। तो सूबा और सूबेदार, सूबा अलग अलग, जो जैसे हम इंडिया को अब राज्यों में बांटते हैं, तो अकबर का जो एम्पायर था वो भी अलग अलग रीजन में बटा हुआ था, और हर एक रीजन को सूबा बोला जाता था, और सूबा का जो गवर्नर होता था उसको सूबेदार कहते थे। हु कैरिड आउट बोथ द पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शन। तो ये सूबेदार करता क्या था? पॉलिटिकल और मिलिट्री फंक्शन दोनों करता था, यानी पॉलिटिकल मैटर भी देखता था उस एरिया के, और जो मिलिट्री फंक्शंस हैं वो भी करता था, यानी उस एरिया की सुरक्षा का भी इस पर ही ज़िम्मा था। ईच प्रोविंस आल्सो हैड अ फाइनेंशियल ऑफिसर और दीवान। तो हर एक जो प्रोविंस होती थी, हर एक जो सूबा होता था, उसका एक फाइनेंशियल मिनिस्टर भी होता था, उसको कहते थे दीवान। यानी जो गवर्नर था उसको बोलेंगे सूबेदार, और जो फाइनेंशियल मिनिस्टर है उसको बोलेंगे दीवान। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर इन हिज प्रोविंसेस। तो ये जो दीवान था ये फाइनेंशियल चीज़ें देखता था। फाइनेंशियल यानी पैसे से रिलेटेड जितने भी मामले थे उस सूबे के, वो कौन देखता था? दीवान। अब आगे बात आती है कि पीस और ऑर्डर कौन मेंटेन करके रखता था, यानी जो पुलिस का काम है अब कि वो ज़िले में शांति और व्यवस्था बनाए रखती है, उसी तरह से मुग़ल की जो प्रोविंस थी, ये मुग़ल के जो सूबाज थे ये, तो इनमें कौन देखता था ये सारे
दूसरे ऑफिसर्स देखते थे जिनका नाम था, हम कह सकते हैं, जो कि सूबेदार के साथ मिलकर जो हैं इन सभी चीज़ों को देखा जाता था। सूबेदार, इसमें लिखा भी हुआ है, द सूबेदार वॉज सपोर्टेड बाय अदर ऑफिसर्स सच एज मिलिट्री पे मास्टर, और दूसरे ऑफिसर्स के साथ मिलकर जो सूबेदार है इस पूरे एरिया के लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखता था। जैसे मिलिट्री पे मास्टर को क्या बोला जाता था? बख्शी, यानी जो भी मिलिट्री को सैलरी बांटने का काम करता था उस व्यक्ति को बख्शी कहा जाता था उस टाइम पे। द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रोनेज, सद्र, जो धार्मिक अनुष्ठानों को देखता था या धार्मिक चीज़ों को देखता था उन्हें कहा जाता था सद्र। जो मिलिट्री कमांडर होता था उसको कहा जाता था फौजदार, और जो टाउन पुलिस कमांडर होता था उसे कहा जाता था कोतवाल। जो इंस्पेक्टर टाइप मैं बोल सकती हूँ कि उनको कोतवाल बोला जाता था, और जो मिलिट्री कमांडर था यानी जो सेना का नेतृत्व करते थे उनको फौजदार बोला जाता था। तो इस पार्ट में हम इतना ही रीड करेंगे। नेक्स्ट हम नूरजहाँ का इन्फ्लुएंस देखेंगे जहांगीर के कोर्ट में, और अकबर के नोबल्स के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा और। तो इस पार्ट में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।